आज का लेक्चर जो है सैयद डायनेस्टी एंड लोदी डायनेस्टी के ऊपर है। कल हम लोग देखे थे कि तुगलक डायनेस्टी खत्म हो चुका था। तो तुगलक डायनेस्टी जो खत्म हुआ था लास्ट में, वो क्यों हुआ था? तिमूर का इन्वेजन के कारण। जो नजीरुद्दीन महमूद था, उसको हरा के तिमूर जो है किसी और को बैठा देता है उसके जगह पे। आगे देखते हैं कि तिमूर का जो इन्वेजन हुआ इंडिया में, उसके कारण कैसे सैयद डायनेस्टी आया और कैसे लोदी डायनेस्टी आया। तो विल स्टार्ट की विथ सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी जो है तुम्हारा, वो जस्ट तुगलक डायनेस्टी के बाद आया। 1412 से 1451 एडी इज एसोसिएटेड विथ सैयद डायनेस्टी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1412 से 1451 ये जो टाइम पीरियड है, ये काफी स्मॉल है। तो सैयद डायनेस्टी जो है वो काफी दिन तक रूल नहीं कर पाते हैं दिल्ली सल्तनत। क्वेश्चन आए, who was the founder of Sayyid dynasty? So founder of Sayyid dynasty is Khizr Khan. Khizr Khan is the founder of Sayyid dynasty. बट यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड में चलेंगे और देखेंगे क्या हुआ था तुम्हारा तुगलक्स एंड ऑल के साथ। तिमूर ने क्या किया था दिल्ली सल्तनत के साथ और उसके कारण कैसे खिज्र खान यहाँ पर आते हैं। So after defeating the army in of Delhi in 1398, हम लोग सभी को पता है कि 1398 में तिमूर का इन्वेजन होता है और तिमूर के इन्वेजन के कारण तुम्हारा जो तुगलक डायनेस्टी है, तुगलक वंश है, वो खत्म हो जाता है। बट तिमूर जो है यहाँ पर सिर्फ लूटपाट के लिए आया था, कोई राज्य करने यहाँ पर नहीं आया था। तिमूर यहाँ पर खिज्र खान नामक एक व्यक्ति को, जो कि एक रूलर ऑफ मुल्तान था, उसे बैठा देता है भारत की गद्दी पे। क्यों? क्योंकि तिमूर जब इंडिया में लूटपाट मचाने आया था, तो उसको ये व्यक्ति जो मुल्तान का रूलर था खिज्र खान, यही उसको हेल्प किया था इन बुचरिंग एंड लूटिंग द इंडियंस। खिज्र खान के मदद से ही तिमूर वाज सक्सेसफुल इन लूटिंग एंड बुचरिंग द इंडियंस। बीच में क्या हो रहा है, 1398 में इन्वेजन हुआ और थोड़ा सा टाइम गैप हम लोग देख रहे हैं। 1412 से सैयद डायनेस्टी शुरू होता है। बीच में कुछ छोटे मोटे रूलर्स थे जो दिल्ली के ऊपर थे, जैसे कि एक सुल्तान था दौलत खान करके। दौलत खान नामक व्यक्ति दिल्ली का सीट को ऑक्युपाई किए हुए था। तो खिज्र खान को जब तिमूर शाह ने एक मौका दिया कि आप जाओ और दिल्ली के गद्दी पे राज करो, तो दिल्ली की ओर बढ़ता है और दौलत खान को हराने के बाद वहां पे सैयद डायनेस्टी का फाउंडेशन लेड करता है। स्थापन होता है सैयद डायनेस्टी का दिल्ली में। दो उसने कभी भी सुल्तान का टाइटल एज्यूम नहीं किया, कभी भी उसने सुल्तान का टाइटल नहीं लिया। वो कंफर्टेबल था अपने आप को बुला के रैयती आला अपने आप को बुलाता था। एक बुक है तारिक ए मुबारक शाही। यहाँ के जो राइटर है यानहा शेर हिंद, ये क्लेम करते हैं कि जो फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी थे, ये जो फाउंडर ऑफ सैयद डायनेस्टी थे यानी खिज्र खान, ही वाज डिसेंडेंट ऑफ द प्रॉफिट, ये प्रॉफिट के ही डिसेंडेंट थे, ऐसा ये क्लेम करते हैं अपने इस बुक में। कह सकते हैं कि खिज्र खान वाज द मोस्ट कॉम्पिटेंट रूलर ऑफ द डायनेस्टी। और उसके बाद जितने भी सक्सेसर्स आते हैं सैयद डायनेस्टी के, वो सारे काफी नालायक रहते हैं, जिसके कारण 1451 में इस डायनेस्टी का पतन हो जाता है। देखते हैं, खिज्र खान के जाने के बाद उसने तो कभी सुल्तान का टाइटल नहीं लिया, लेकिन सैयद डायनेस्टी से जो अब पहला सुल्तान बनता है जिसने टाइटल लिया, ऐसे तो खिज्र खान ही कहने को हो सकता है, लेकिन ऑफिशियली तो उसने टाइटल लिया नहीं। यहाँ पे कह सकते हैं मुबारक शाह। मुबारक शाह 1412 से 1434 तक गद्दी पे थे। इसके बाद मुबारक शाह के बाद सक्सेसर थे मोहम्मद शाह।
1434 से 1445, सो करीब 10-9 साल तक दोनों रहते हैं। ये टाइम पीरियड काफी छोटा है, इसके कारण ब्रीफ में हम लोग देखते हैं क्या होता है इनके दौरान। सो खिज्र खान की मृत्यु के बाद दोनों रूलर आ जाते हैं थ्रोन पे। बोथ ऑफ देम असेंडेड द थ्रोन वन आफ्टर अनदर। पहले मुबारक शाह आया, फिर मोहम्मद शाह आता है थ्रोन पे। तो ये जो रूलर्स थे, ये लोग बिजी रह गए क्या, कि जो रेबेलियस हो रहा था, अलग अलग रीजन रेबेलियन कर रहे थे, अपना इंडिपेंडेंसी घोषित कर रहे थे, जैसे कि कटिहार, बदायूं, इटावा, पटियाला, ग्वालियर, काम्पिल, नागपुर, मेवात। तो इन सबको ही एकत्रित करने में इनका समय जाता था। ये नया एरिया क्या जीतेंगे, जो ऑलरेडी एरिया है उसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे थे। और लास्ट में भी ये लोग मेंटेन नहीं इसलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके ही कोर्ट के नोबल्स इन्हीं सुल्तान के अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। इनके ही नोबल्स इनको जीतने नहीं दे रहे थे। तो ये एक कारण था इनके नालायक होने का भी, बना दिया गया था। सो मोहम्मद शाह के डेथ के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं सैयद डायनेस्टी में, ही वाज अलाम शाह। ये बस कुछ महीने के, चंद महीने के मेहमान थे। 1445, you can see this time. So Alam Shah has ended the throne but proved to be a totally incompetent sultan. ये भी बहुत incompetent निकला, नालायक निकला। अलाम शाह का एक वजीर था हामिद खान। ये देख रहा था कि मेरा सुल्तान जो है नालायक है, इसलिए उसने एक लायक आदमी यानी बहलोल लोधी नामक आदमी को बुलाता है और बोलता है कि आके यहाँ पे आर्मी का चार्ज तुम अपने हाथ में लो। आर्मी का चार्ज बहलोल लोधी के हाथ में जाने के बाद अलाम शाह एंड ऑल को अलाम शाह को लगने लगा कि वो एज ए सुल्तान कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि आर्मी ही उसके हाथ में नहीं है। अलाम शाह अपने से सीट छोड़ के बदायूं चला जाता है और इस तरह जो है तुम्हारा दिल्ली का गद्दी जो है वो चला जाता है बहलोल लोधी के हाथ में और शुरू होता है यहाँ से लोधी डायनेस्टी। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लोधी डायनेस्टी। किसी को कोई डाउट सैयद डायनेस्टी में? So we will start with Lodi dynasty. लोडी डायनेस्टी का जो टाइम पीरियड है that was 1451 AD से 1526 AD. So these Lodhis were the last ruling family of Delhi Sultanate. लोधी के बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हो जाएगा और शुरू होगा मुगल एम्पायर। ऑलराइट, तो देखते हैं सबसे पहला रूलर बहलोल लोधी 1451 से 1489। 1451 से 1489 के बीच में इनका टाइम पीरियड रहता है। So who was the founder of Lodi dynasty? He was Bahlol Lodi. He laid the foundation of Lodi dynasty. अब अभी तक हम लोग देख रहे थे कि अलाम शाह जो गद्दी पे था दिल्ली का, तो नोबल्स की कॉन्स्पिरेसी के कारण वो कोई भी रेबेलियस को रोक नहीं पा रहा था, कोई नया टेरिटरी जीत नहीं पा रहा था एंड प्रूव्ड टू बी टोटल इनकॉम्पिटेंट। सो इस बात से अवगत बहलोल लोधी वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट टू स्टैब्लिश हिज कंट्रोल ओवर द सल्तनत, अगर उसको कंट्रोल बनाना है अपने सल्तनत के ऊपर तो उसको हेल्प और सपोर्ट चाहिए होगा अफगान नोबल्स का। जो अफगान नोबल्स थे वहां पे जो कारनामे कर रहे थे अलाम शाह के टाइम एंड ऑल, तो उन नोबल्स का साथ चाहिए अगर इसको सही से रूल करना है तो। सो द अफगान नोबल्स भी चाह रहे थे कि जो सुल्तान है बहलोल लोधी वो उनको ट्रीट करे एज ए इक्वल पार्टनर, बराबरी से ट्रीट किया जाए, ना कि एक मोनार्क एक राजा की तरह वो ट्रीट करे उनसे। तो उनको खुश करने के लिए बहलोल लोधी पब्लिकली ये डिक्लेयर कर देते हैं कि वो खुद को कोई राजा वाजा नहीं मानते हैं, ही इज नॉट ए मोनार्क, बट वो इन अफगान के दोस्त हैं, उनके दोस्त हैं, अफगान पियर्स एंड नॉट द मोनार्क। इसलिए ताकि नोबल्स को लगे नहीं कि उनके ऊपर ज्यादती किया जा रहा है राजा के द्वारा या मोनार्की थोपा जा रहा है उनके ऊपर, सो उसके लिए क्या करते थे, उसने बहलोल ने कभी भी जो थ्रोन का सिंहासन था उसके ऊपर कभी बैठा ही नहीं और ना ही कभी किसी नोबल को इंसिस्ट किया कि वो उसके कोर्ट में उसके रेस्पेक्ट में खड़े रहे या सिजदा पाइबोस ये सब काम करे, कुछ नहीं, ताकि नोबल्स खुश रह सके।
तो एक तरह का ओलिगार्की था। ओलिगार्की का मतलब एक सेमो डेमोक्रेटिक सिस्टम था, मतलब कोई भी डिसीजन या कुछ हुआ तो सारे नोबल्स एंड मोनार्क मिल के लेंगे। सो इट वाज अ टाइप ऑफ ओलिगार्की, ए सेमी डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो डिसीजन लेने के लिए वो तो कभी थ्रोन पे बैठते नहीं थे। सो सारा डिसीजन क्या होता था, मोनार्क खुद जो है वो नीचे कारपेट पे बैठता था अपने अफगान सरदार्स के साथ। सब लोग घेरा बना के एक नीचे में कारपेट पे बैठ गए और उसके बाद कुछ डिसाइड होता था। इवन खाना भी साथ वो लोग ऐसे ही खाते थे ताकि भाईचारा बना रहे नोबल्स के बीच में, और नोबल्स जो है कोई कॉन्स्पिरेसी ना रच दे, उसके अगेंस्ट सबको एक साथ लेने चलने का था इनका प्लान। तो ऐसा होता भी। एंड ही वाज सक्सेसफुल इन रिकैपरिंग द जौनपुर एरिया, राजपूताना एरिया, और दिल्ली का जो अथॉरिटी जो सल्तनत खो चुका था उसको रीस्टैब्लिश करते हैं तुम्हारा बहलोल लोधी। Delhi Sultanate is reestablished by winning Jaunpur and Rajputana, who had asserted their independence earlier. बहलोल लोधी के जाने के बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो थे सिकंदर लोधी। तो कोई डाउट बहलोल लोधी में? We will move forward with सिकंदर लोधी। बहुत छोटा टॉपिक है, कुछ देर में खत्म हो जाएगा। सिकंदर लोधी का जो टाइम पीरियड है बहलोल लोधी के बाद, दैट इज 1489 to 1517। इस समय सिकंदर लोधी आते हैं तुम्हारे दिल्ली के गड्डी पे। सो आफ्टर द डेथ ऑफ बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी असेंडेड द थ्रोन। आते साथ इसने क्या किया, वो जो ओलिगार्की था, सेमी डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ सिस्टम चल रहा था बहलोल लोधी के टाइम पे, ये ओलिगार्की को खत्म कर दिया जाता है। एंड ही एस्टैब्लिश एब्सोल्यूट मोनार्की, जैसे राजा वाजा बिहेव करते थे उस तरह का मोनार्की को स्टैब्लिश कर दिया जाता है सिकंदर लोधी के द्वारा। बहलोल लोधी ने कोई भी फॉर्मेलिटीज नहीं किया था सुल्तान का, ही वाज जस्ट लाइक अनदर अफगान सरदार्स। सो यहाँ पे सिकंदर लोधी ने मिंट किया अपने नाम का सिक्का, he minted coin in his name. सिकंदर लोधी showed little tolerance towards the non-Muslims. तो हम लोग अभी तक देखे थे कि जो कुछ रूलर्स थे वो लोग काफी टॉलरेंट थे, कुछ कुछ नॉन टॉलरेंट थे। बहलोल लोधी जो थे वो काफी टॉलरेंट थे नॉन मुस्लिम्स के, हिंदूज के प्रति, क्रिश्चियंस के प्रति। बट यहाँ पर सिकंदर लोधी को देखा जाता है कि ही वाज लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड्स नॉन, यानी काफी ज्यादा नॉन टॉलरेंस है तुम्हारा नॉन मुस्लिम्स के तरफ। इसलिए देखा जाएगा यहाँ पे कि जजिया टैक्स को री इम्पोज किया जाता है नॉन मुस्लिम। वो जो रिलीजियस टैक्स था जजिया, उसको फिर से इम्पोज किया जाता है नॉन मुस्लिम्स के ऊपर। सिकंदर लोधी बिलीव्ड इन द सुपीरियर पोजीशन ऑफ द सुल्तान विसेविस द नोबल्स। जिस तरह बहलोल लोधी को हमने देखा कि वो नोबल्स के बराबर अपने को समझता था, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सिकंदर लोधी अपने आप को नोबल से ऊपर समझता था, ऑन ए सुपीरियर पोजीशन। दैट्स व्हाई ही एस्टैब्लिश्ड मोनार्की टू। इसने कंपेल कर दिया था सारे नोबल्स को और आमिर्स को कि कोर्ट में जब भी आना तो सुल्तान के प्रति एक फॉर्मल रेस्पेक्ट दिखाना है, यानी जब सुल्तान बैठे तभी लोग उसके बाद ही बैठ सकते हैं, नहीं तो आप लोगों को खड़ा रहना है। जो बहलोल लोधी ऐसा कभी इंसिस्ट नहीं किए थे अपने नोबल्स के ऊपर, लेकिन यहाँ पे सभी को बोला जाता है कि आप फॉलो करो कोर्ट का में फॉर्मल रेस्पेक्ट देना अपने सुल्तान को। प्लस वो अपने नोबल्स को काफी हार्शली ट्रीट वगैरह करता था। इवन बाहर में भी उनको बोला जाता था कि आप फॉर्मली ही बिहेव करो मेरे साथ। और अगर उनका ऑर्डर कोई नहीं मानता था तो उनके लिए भी पनिशमेंट काफी हार्श होता था सिकंदर लोधी के टाइम पीरियड में। बात है 1504 का, 1504। सिकंदर लोधी ही वो इंसान थे जिसने आगरा सिटी का फाउंडेशन रखा। ये क्वेश्चन फेमस है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी ऑफ आगरा? तो ही इज सिकंदर लोधी, नॉट शाहजहां। गलती से भी शाहजहां मार के मत आना। Plus, he also got constructed fort of Badalgarh. Fort of Badalgarh was also constructed by Sikandar Lodi. In 1506, उसने अपना कैपिटल दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दिया। He shifted his capital from Delhi to Agra. इसका मानना था कि आगरा से वो राजपूताना के ऊपर बेटर कंट्रोल कर सकता है, कन्नौज एंड ऑल वाला इलाका में।
जितने भी लैंड्स थे, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स जहां से टैक्स वगैरह आता था, उसको फिर से मेजर करवाता है, ही रीमेजर द लैंड्स। और इस बार लैंड मेजर करवाने के लिए इसने नया स्केल ऑफ मेजरमेंट इशू करते हैं कि अब जो ये लैंड मेजर होगा ये नए तरीके से हो। सो जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है लैंड मेजरमेंट का, इसको बोलते हैं गज ए सिकंदरी। गज ए सिकंदरी। दिस वाज लाइक 30 इंच इज इक्वल टू 1 गज। आप लोग भी कभी बोलते हो ना कि 1 गज का दूरी नापो, 2 गज का दूरी नापो, तो दिस गज केम फ्रॉम हियर, यहाँ से ये गज आया है। गज ए सिकंदरी दैट इज 30 इंच इज इक्वल टू 1 गज। इसने टैक्स ऑन फूड एंड ग्रेन्स इसको एबॉलिश कर देते हैं, खाने वाने पे जो भी टैक्स लग रहा है वो खत्म करो, प्लस ट्रेड पे भी जो टैक्स था उसको डिक्रीज कर देते हैं। बट ही फॉलोड ए रिलीजियस बिगॉट पॉलिसी। पहले भी हमने देखा था कि ही वाज लिटिल टॉलरेंस टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम्स, यही शो करता है कि ये कट्टरपंथी इसमें ज्यादा था, रिलीजियस बिगॉट पॉलिसी। ये इतना कट्टर था, खुद मुस्लिम था, बट ही वाज अ सुन्नी मुस्लिम। ये क्या था, ये सुन्नी मुस्लिम था। दो सेक्ट होता है मुस्लिम में, एक शिया होते हैं और एक सुन्नी होते हैं। तो ही वाज ए सुन्नी वन। इसने बैन कर दिया था मुस्लिम के फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि मुहर्रम, और मुहर्रम एक प्रोसेशन निकलता है तजिया, तजिया प्रोसेशन निकलता है मुहर्रम में। इसने बोला कोई ये तजिया वजिया नहीं निकलेगा, कोई मुहर्रम नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक शिया फेस्टिवल था, मुस्लिम्स के ही एक सेक्ट है शिया, उनका फेस्टिवल था, तो उसको बैन कर देते हैं। फिर हमने देखा ही था कि जिजिया टैक्स इसने इम्पोज कर दिया था। ये इतने इंटॉलरेंट थे कि कभी कभी ब्राह्मण्स को भी बहुत सारे केसेस में ब्लास्फेमी का केस लगा के मार देते थे। तो आई थिंक बहुत लोग को ब्लास्फेमी पता नहीं होगा क्या है, एक्सप्लेन कर देते हैं। एक स्टोरी है असली का, वो बता देते हैं कि ब्लास्फेमी क्या है। तो स्टोरी कुछ ऐसा है, ब्लास्फेमी तुम लोग को स्टोरी से ही समझ में आ जाना चाहिए। बात है 2010 का। पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक स्टेट है, यहाँ का धर्म इस्लाम है, स्टेट का ही रिलीजन इस्लाम है वहां पे। एक दिन क्या होता है, एक गांव में एक औरत, क्रिश्चियन औरत, वो जाती है कुएं के पास पानी लेने। कुएं के पास गई ये औरत पानी। इस औरत का नाम था, अभी करंट अफेयर्स में था ये, इसका नाम था आसिया बीबी। आसिया बीबी, ये क्रिश्चियन थी। तो ये जाती है कुएं के पास पानी लेने। वहां पे कुछ मुस्लिम औरतें भी थी कुआं के पास, और वहां पे ये क्रिश्चियन जो थी आसिया बीबी, इसके साथ झड़प हो जाता है इन मुस्लिम औरतों के साथ, दोनों में झड़प हो जाता है। फिर कुछ कुछ होके शांत हो जाता है लोग, और ये अपने घर चली आते हैं, ये अपने घर चले जाते। कुछ दिन बाद आसिया बीबी को नोटिस आता है, इस्लामिक धर्म के जो तुम्हारे मौलवीज एंड ऑल होते हैं उनसे फतवा जारी होता है आसिया बीबी के अगेंस्ट। फतवा में ये जारी होता है कि आसिया बीबी ने प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ बहुत अवशब्द कहे हैं उन मुस्लिम औरतों के सामने, जबकि इस चीज का कोई प्रूफ नहीं था, कोई रिकॉर्डिंग नहीं था। बस इनके कहने पे, इन कुछ औरतों के कहने पे ऐसा मान लिया गया मुस्लिमों के द्वारा वहां पे, और जारी कर दिया गया फतवा आसिया बीबी के अगेंस्ट। सो अब उसको पाकिस्तान में रहना मुश्किल हो रहा था, उसके जान के ऊपर भी खतरा आ गया था। सो इसको कहते हैं केस ऑफ ब्लास्फेमी। आपने इस्लाम धर्म के प्रॉफिट मोहम्मद को अवशब्द कहा तो आपके ऊपर केस ऑफ ब्लास्फेमी लग जाता है दूसरे लिए। तो ये केस कोर्ट में गया, एक्चुअली कोर्ट में जाता है। तो जो लोअर कोर्ट्स होते हैं उन्होंने आसिया बीवी को सजा दिया, लेकिन जो वकील लड़ रहा था आसिया बीवी की तरफ से केस, उसकी हत्या हो जाती है पाकिस्तान में। फिर केस होता है सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान का, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है कि आसिया बीबी जो है निर्दोष है, क्योंकि ऐसा कोई प्रूफ ही नहीं है कि उसने अवशब्द कहे हैं प्रॉफिट मोहम्मद के खिलाफ। अगले दिन ही उस जज का पता नहीं चलता है, उसके आसिया बीबी के वकील का पता नहीं चलता है। तो ये चीज इंटरनेशनल मीडिया में उठता है कि एक ऐसा ब्लास्फेमी केस लगा दिया गया है, कुछ है नहीं।
तो जितने यूरोपियन कंट्रीज और वेस्टर्न कंट्रीज हैं जो क्रिश्चियनिटी फॉलो करते, वो लोग बोले आसिया बीबी को कि आप आ जाओ हमारे यहाँ रहने। तब तक साइड से आसिया बीबी के पति और बच्चों को फ्रांस एंड इंग्लैंड ले गया होता है उठा के कोई एनजीओ। अब बारी था आसिया बीबी के जाने का, लेकिन आसिया बीबी को रेड लिस्ट में वहां की गवर्नमेंट नोट कर देती है कि आप अप्लाई कर ही नहीं सकते हो पाकिस्तान से, और वो अभी तक पाकिस्तान में अटकी हुई है। वो अभी तक कोशिश कर रही है यहाँ से निकलने का। उसके जान को खतरा है, उसके वकील जिंदा नहीं है, उसका जो भी सपोर्टर था वो जिंदा नहीं है। हाँ, उसकी बेटी और उसके पति जिंदा है क्योंकि वो लोग यूरोप में। तो ये है एक एग्जाम्पल ब्लास्फेमी का, आज भी चल रहा है बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज में। तो शुक्र मनाओ कि हम लोग सेक्युलर कंट्री हैं और भारत में रहते हैं। तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ केस ऑफ ब्लास्फेमी। सो ब्राह्मण्स को यहाँ पे मार दिया जा रहा था, उनके ऊपर केस लगा के इसी ब्लास्फेमी का। ही हैड आल्सो रिटन ए पोएम, इसने एक कविता भी लिखा है, गुलरुखी, इन पर्शियन लैंग्वेज, सिकंदर लोदी। So this was all about Sikandar Lodi. कोई doubt तो पूछो, otherwise we will move to the next topic, that is Ibrahim Lodi. And this will be the last topic of today. आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। इसके बाद मंडे को हम लोग मुगल एम्पायर शुरू करेंगे। So let's move to Ibrahim Lodi. नेक्स्ट रूलर सिकंदर लोदी के बाद जो आते हैं लोदी डायनेस्टी में, इज इब्राहिम लोदी। 1517 टू 1526 इनका टाइम पीरियड होता है एंड ही इज द लास्ट रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसके बाद दिल्ली सल्तनत समाप्त हो जाता है और मुगल एम्पायर शुरू होता है। देखते हैं सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद 1517 में जो इसके नोबल्स थे सिकंदर लोदी के, वो हेल्प करते हैं इब्राहिम लोदी नामक व्यक्ति को कि आप आओ और सुल्तान बनो। लेकिन इनका जो पीरियड था इब्राहिम लोदी का, इसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा रिवोल्ट्स होते हैं बाय डिफरेंट स्टेट्स। जौनपुर एंड बिहार वाला इलाका इब्राहिम लोदी के भाई जलाल खान लोदी को दे दिया गया था, लेकिन ये बात इब्राहिम लोदी को पसंद नहीं आया और वो जलाल खान से जौनपुर और बिहार भी एनेक्स कर लेता है। राजपूताना में इस वक्त एक राजा का राइज होता है और इसका नाम होता है चित्तौड़। इस राजा का नाम था राणा सांगा, राणा प्रताप या राणा सांगा। इनके अंडर चित्तौड़ काफी राइज करता, राजपूताना राइज करता। और राणा सांगा ने अपना आंख लगाया हुआ था किसके ऊपर? आगरा के ऊपर, भरतपुर के ऊपर और धौलपुर के ऊपर। इन तीनों जगह पे राणा सांगा चाहते थे कि उनका परचम लहरे। बात है 1518 का। 1518 का एक बैटल होता है घटोली में, नोन एज बैटल ऑफ घटोली। ये राणा सांगा एंड इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इस बैटल में इब्राहिम लोदी हार जाता है, हारता है, मरता नहीं, हार जाता है, और राणा सांगा जीत जाता है। बट जीतने के बावजूद राणा सांगा कैप्चर नहीं कर पाते हैं आगरा और बाकी सब टेरिटरीज जैसे कि भरतपुर और धौलपुर वाला इलाका। सक्षम नहीं होते हैं कैप्चर करने में आगरा और बाकी सब टेरिटरीज। इसी बीच दौलत खान नामक गवर्नर पंजाब का, वो भी रेबेलियन कर देता है। He also rebelled against इब्राहिम लोदी। बट उसको पता था कि वो इब्राहिम लोदी से नहीं सक पाएगा, मुगल से नहीं सक पाएगा एंड ऑल दिस। सो ये जो रेबेलियस दौलत खान लोदी था, ये इनवाइट कर देता है बाबर को। बाबर इस समय फरगना में रहते हैं, एक जगह है बताते हैं सेंट्रल एशिया में, वहां पे रहते हैं। उनको बोलता कि आप आइए और इंडिया को इन्वेड कीजिए। एक्चुअली दौलत खान चाहता था कि इन्वेड करे और दिल्ली का गद्दी दौलत खान को देके वापस बाबर चला जाए। उसको क्या पता था कि बाबर का दिल लग जाएगा भारत में। सो बाबर बिलोंग टू फरगना, फरगना नामक जगह इन सेंट्रल एशिया। और जिस ग्रुप से, जिस फैमिली से बिलोंग करते थे बाबर, उसको कहते हैं छगतई टर्क। छगतई टर्क इस फैमिली से बिलोंग। बाबर के फादर का नाम है ओमर शेख मिर्जा। और याद करो मैंने बताया था कि तिमूर का ही तुम्हारा सक्सेसर है बाबर। तो देखते हैं कैसे।
सो बाबर वाज डिसेंडेंट ऑफ तिमूर लंग्स। तो तिमूर के साइड से 5th जनरेशन वो था अपने पापा के साइड से। तिमूर 5th जनरेशन था तुम्हारा बाबर तिमूर के साइड से अपने पापा की तरफ, प्लस 14th जनरेशन ऑफ चंगेज खान फ्रॉम द मदर साइड। इसकी माँ चंगेज खान के फैमिली से थी और उसके पापा तिमूर लंग के फैमिली से थे। और जो पर्सियंस थे, पर्सियंस, ये इस फैमिली को बुलाते थे मोगुल। इनको क्या बुलाते थे? मोगुल। यहीं से मुगल आया है, MOGHUL, मोगुल। तो बात है 1504 का। इस वक्त बाबर कैप्चर कर लेता तुम्हारा काबुल और कांधार वाला इलाका। एक्चुअली जब इनविटेशन आता है दौलत खान लोधी से बाबर को, तो उस वक्त वो काबुल में रहता है, व्हेन ही रिसीव्ड इनविटेशन टू इन्वेड इंडिया फ्रॉम दौलत खान। तो इन 1517 1519 बाबर कैप्चर करता फोर्ट ऑफ बीहरा नामक जगह, हमारा नॉर्थ वेस्ट में। यहाँ पे वो सबसे पहली बार यूज करता है गन पाउडर। कभी कभी क्वेश्चन आएगा व्हेन डिड बाबर यूज द फर्स्ट टाइम द गन पाउडर। अगर ये ऑप्शन रहा तो ठीक, नहीं तो आगे का एक बैटल है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, वो ऑप्शन रहा तो वो भी ठीक। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ही यूज्ड हियर। उसने बाजवारा भी पे भी अटैक किया, ये पंजाब वाला इलाका था, और यहाँ पे दौलत खान को मार देता है। बताओ, दौलत खान ने ही इसे इनवाइट किया और दौलत खान को ही बाबर ने समाप्त कर दिया। दौलत खान का तो हमें पता ही है, उसका सोच यही था कि बाबर आए जीत के जाए और हमको दिल्ली का गड्डी दे। बट जब पंजाब तरफ आया उसने, तो बाबर ने मांगा कि मुझे पंजाब दे दो, मुझे पंजाब चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्सेस काफी ज्यादा था पंजाब में, और सेंट्रल एशिया को इंटैक्ट रखने के लिए काफी जरूरत था पंजाब का बाबर, ताकि पैसा वैसा सब कुछ। और दौलत खान इससे रिफ्यूज कर जाता है। वो तो सोचा कि उसे गड्डी पे बैठाएगा, यहाँ तो बाबर उसका एक पंजाब मांग रहा है, और इसी इश्यू पे दौलत खान को बाबर मार देता है। नेक्स्ट इज इन 1526। 1526 में होता है पानीपत का पहला युद्ध, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। इसके किसके बीच में होता है? बाबर एंड इब्राहिम लोदी के बीच में। दिस बैटल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटल इन हिस्ट्री। तो इब्राहिम लोदी इस बैटल में हार जाता है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में इब्राहिम लोदी हार जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो अभी तक हमने जितना भी देखा दिल्ली सल्तनत में, एक भी सुल्तान ऐसा नहीं था जो कि बैटलफील्ड में मरा। तो इब्राहिम लोदी thus became the first sultan of Delhi Sultanate to be killed in the battlefield। बैटलफील्ड में मरने वाला ये पहला सुल्तान बनता है दिल्ली सल्तनत का। और इसके बाद बाबर डिसाइड करते हैं कि चल पंजाब ही हम नहीं राज करेंगे, पूरे भारत पे हम राज करेंगे। और इस तरह शुरू होता है 1526 से मुगल एम्पायर, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास मंडे को देखेंगे।